हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, ये चीज भी हम समझेंगे। एवं इसके बाद सिग्मा बंध और पाई बंध को किसी यौगिक में हम कैसे गिन सकते हैं, किसी यौगिक में कितने सिग्मा बंध हैं, कितने पाई बंध हैं, उनका हम कैसे पता कर सकते हैं। ये सब चीजें आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अति व्यापन को समझना होगा कि अति व्यापन क्या है। तो दोस्तों, अति व्यापन को मैंने पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया है। यदि नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अति व्यापन में बताया था कि जब दो अर्धपूरित कक्षक मतलब दो आधे भरे कक्षक जब आपस में मिलकर एक पूरे भरे मतलब एक पूर्ण पूरित कक्षक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अति व्यापन बोलते हैं। और अति व्यापन में दोस्तों मैंने आपको बताया था अति व्यापन एस एस होता है ना, एस पी होता है, ठीक है। अब पी पी होता है और इसके बाद दोस्तों जो पी पी होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समाक्ष और एक पार्श्व। ये अति व्यापन मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, इसमें जो एस एस अति व्यापन होता है, जो एस एस अति व्यापन होता है, इसमें जब एक एस दूसरे एस से जब एक एस दूसरे एस से आपस में मिलता है तो उसे हम बोलते हैं एस एस अति व्यापन। देखो, ये एस और ये एस जब आपस में मिल जाएंगे तो ये आपका जो आपको ये दिख रहा है ये एस एस अति व्यापन है। और ये जो अति व्यापन है एक ही अक्ष पर हो रहा है। देखो, एक ही अक्ष पर हो रहा है, कोई अलग अलग आपको अक्ष खींचने की आवश्यकता नहीं है, एक ही अक्ष पर हो रहा है, ठीक है। और जब एस का एक और पी का एक मतलब पी का एक इस टाइप से, ठीक है, आपस में ये एस का हो गया और ये पी का होगा, ये आपस में जब अति व्यापन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं एस एस अति व्यापन। और इस प्रकार से जो अति व्यापन होता है उस प्रकार के अति व्यापन में कुछ इस टाइप से है जो उसकी आकृति है बनती है। तो ये जो अति व्यापन है वो भी कौन सा, एक अक्षीय अति व्यापन है। देखो, एक ही अक्ष खींचा हमने और उसी पर ये अति व्यापन हो गया, ये भी एक अक्ष पर अति व्यापन हुआ। और दोस्तों जो पीपी होता है, पीपी दो प्रकार का होता है, एक समाक्ष और एक होता है पार्श्ववर्ती। पार्श्ववर्ती का मतलब होता है दोस्तों ये दोनों अक्ष पर मतलब दो अक्ष पर अति व्यापन करता है। कितनी अक्ष पर, दो अक्ष पर अति व्यापन करता है। तो देखो, जब एस का एक जब पी का एक दूसरे पी के साथ अति व्यापन करता है, जैसे आपको दिख रहा है एक पी का ये हो गया और एक पी का ये हो गया, ठीक है। जब ये आपस में अति व्यापन करेंगे तो ये कोई इस टाइप की संरचना बनेगी, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना बनी तो आप इसमें देख रहे हो एक ही अक्ष पर अति व्यापन हो रहा है। तो पीपी समाक्ष अति व्यापन भी एक ही अक्ष पर होता है। लेकिन दोस्तों अगर ये पार्श्व रूप से मतलब दो अक्षों पर अति व्यापन करें तो इसकी जो कंडीशन बनती है वो कुछ इस टाइप से बनती है, ये इस टाइप से, ठीक है। ये एक पी ये हो गया और एक पी हो गया। जब ये अति व्यापन करेंगे तो देखो ये इनके ऊपरी सिरे भी मिलेंगे और इसके नीचे वाले सिरे भी मिलेंगे, बोलो मिलेंगे ना। अब पार्श्व रूप से अति व्यापन करेंगे तो ऊपर भी मिल रहे हैं नीचे भी, मतलब जब यदि कोई आकृति दो बार मिलती है तो इसे हम पार्श्ववर्ती अति व्यापन बोलते हैं। या फिर ये हम ऐसा कहें कि जब इस प्रकार से अति व्यापन होता है तो दो अक्षों पर होता है। कैसे, देखो, जब ये आपस में मिलेंगे तो कुछ इस टाइप की आकृति आपको दिखाई देगी, ठीक है, इस टाइप की जब मिलेंगे तो ये इस टाइप की इधर और इस टाइप की इधर। तो अब हम देखेंगे इसमें दो अक्ष बन रहे हैं, एक अक्ष ये और एक अक्ष ये, दो अक्ष बन रहे हैं। तो दोस्तों जब दो अक्षों पर अति व्यापन होता है तो इसे हम बोल देते हैं क्या, पार्श्व अति व्यापन। तो ये हमारा पीपी पार्श्व अति व्यापन है। तो हमने देखा कि एस एस, एस पी और पीपी समाक्ष ये अति व्यापन एक अक्ष पर होते हैं। लेकिन पीपी जो पार्श्ववर्ती अति व्यापन होता है वो कितने अक्षों पर होता है,
दो अक्षों पर होता है। ये चीज आपने समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों हमें सिग्मा बंध समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम इसको समझते हैं कि जो सिग्मा बंध होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सुनो अब क्या होता है, इसको हम हटा देते हैं पहले। ठीक, तो दोस्तों क्या है अब समझो। तो दोस्तों क्या है, यदि समाक्ष अतिव्यापन, क्या बोला, नो नो नो, यदि एक अक्षीय अतिव्यापन, एक अक्षीय अतिव्यापन, अतिव्यापन, यदि एक अक्षीय अतिव्यापन से कोई बंध बनता है, से कोई बंध बनता है, तो उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि दोस्तों एक अक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बनेगा वही बंध हमारा कहलाएगा कौन सा बंध, सिग्मा बंध। बस क्लियर है। अब एक अक्षीय अतिव्यापन किस किस में होता है, किस किस में होता है एक अक्षीय अतिव्यापन, एस एस, एस पी है ना, और पी पी समाक्ष, पी पी समाक्ष। ठीक है, तो एस एस, एस पी, पी पी, एस एस, एस पी, पी पी समाक्ष अतिव्यापन, अतिव्यापन में यह बंध होता है, यह बंध होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, अक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बनेगा उसे हम सिग्मा बंध बोलेंगे, और जो सिग्मा बंध होता है वो किस किस में होता है, एस एस, एस पी, पी पी समाक्ष अतिव्यापन में ये बंध होता है। अब दोस्तों यदि हम पाई बंध की बात करें कि पाई बंध क्या है, तो दोस्तों जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है, जैसे मैंने बोला था पीपी, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करते हैं मतलब दो अक्षों पर अतिव्यापन करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब दो अक्षों पर अतिव्यापन होता है तो वो अतिव्यापन हमारा पीपी, सॉरी, दो अक्षों पर अतिव्यापन होता है तो वो हमारा पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहलाता है। और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में जो बंध होता है उसे ही हम बोलते हैं पाई बंध। कौन सा बंध, पाई बंध। ठीक है, तो आप यहां पर ये लिखेंगे दो अक्षीय, दो अक्षीय या पार्श्ववर्ती, दो अक्षीय या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में, अतिव्यापन में जो बंध बनता है, जो बंध बनता है उसे पाई बंध कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पाई बंध कहते हैं। तो ध्यान रखना कि जब पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में कोई बंध बनेगा तो वो पाई बंध होगा, और जब अक्षीय अतिव्यापन में कोई बंध बनेगा तो वो कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध होगा। ठीक है, अक्षीय अतिव्यापन एक अक्ष पर होता है और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन दो अक्षों पर होता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहां से एक कहानी हमारी ये क्लियर हो रही है कि जब एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड, और जब दो बॉन्ड होंगे तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, हमारा पाई बॉन्ड होगा। ये चीज आप हमेशा क्लियर करके रखना। तो दोस्तों इसका ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि यह बंध, यह बंध पीपी, पीपी पार्श्व अतिव्यापन, पीपी पार्श्व अतिव्यापन, अतिव्यापन में बनता है, में बनता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे हम इस पे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि दोस्तों जो सिग्मा बॉन्ड होता है अक्षीय अतिव्यापन में तो बनता है, लेकिन दोस्तों ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये सिग्मा बंध प्रबल बंध होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे सिग्मा बंध प्रबल बंध है, मतलब ये एक मजबूती का बंध है। अगर ये बंध कहीं जुड़ा है तो मतलब ये समझ लो कि वो अणु एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए हैं। तो सिग्मा बंध प्रबल बंध है। ठीक है, और यह बंध मतलब पाई बंध दुर्बल बंध है, मतलब पाई बंध कौन सा बंध है, दुर्बल बंध है। ठीक है, अब एक बात और याद रखने वाली है दोस्तों, ये सिग्मा बंध है, प्रबल बंध तो है, मजबूती वाला बंध तो है, लेकिन जो ये बंध है वो कम क्रियाशील है। इसकी क्रियाशीलता कोई ज्यादा नहीं है, इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है।
है, मजबूत बंध है, कोई दिक्कत नहीं, प्रबल बंध है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो बंध है वो क्या है, क्रियाशील कम है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि यह बंध कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। मतलब इसकी मजबूती तो है, प्रबल तो है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब देखो ये दुर्बल तो है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता जो है ना अधिक होती है। तो हम ये लिख सकते हैं यह है अधिक क्रियाशील है, यह अधिक क्रियाशील है, यह अधिक क्रियाशील है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो सिग्मा बंध होता है अकेला या पाई बंध के साथ बनता है। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो अकेला भी बन सकता है या फिर कभी कभी पाई बंध के साथ भी बन सकता है। ठीक है, चलो अब जो पाई बंध है वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड के साथ बनता है। अगर जहां सिग्मा बॉन्ड नहीं वहां पाई बॉन्ड नहीं। तो ध्यान रखना कि जो पाई बॉन्ड है उसके बनने के लिए हमेशा सिग्मा बंध का बनना जरूरी है, लेकिन सिग्मा बंध के लिए जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड बने या ना बने। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका पूरा डिफरेंस हो गया और इसको हमने समझ लिया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, ये क्या चीजें होती हैं। अब दोस्तों हम आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को काउंट करना बताएंगे कि किसी यौगिक में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक यौगिक उठा रहे हैं H2। ठीक है, अब H2 में हमें बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड हैं, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, ये मान लो कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है। ओके, तो दोस्तों इसको बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या है वो देखो। देखो इधर, जैसे सबसे पहले हमें इसमें जो बॉन्ड है वो बताने हैं, तो सबसे पहले इसको तोड़ के लिखो, है ना। तो H को हम H2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो H होता है उसके संयोजकता कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक बॉन्ड करके मतलब ये बनते हैं, तो इनके मध्य में एक ही बॉन्ड होता है। कोई दिक्कत है, चलो ठीक है। तो दोस्तों मैंने अब भी आपको बताया जब केवल सिग्मा बॉन्ड है मतलब एक अक्ष है। अब एक सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक अक्ष होता है। तो जब एक अक्ष होता है तो केवल कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। मैंने अभी आपको बताया अक्षीय, एक अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। मतलब जब एक बॉन्ड रहेगा तो कौन सा बॉन्ड बंध बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब डबल बॉन्ड रहेगा, कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। मतलब जब दो अक्ष रहेंगे तो उनके मध्य में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो डबल, पाई और सिंगल, सिग्मा, ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो H2 है, H सिंगल बॉन्ड H ऐसे आपस में जुड़ जाती हैं। तो एक बॉन्ड पे कौन सा बंध होता है, केवल सिग्मा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो इसमें कितना सिग्मा बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना। कितना सिग्मा बना, एक सिग्मा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा O2। क्या है, O2 कि O2 में आप बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई। आप समझ लीजिए पहले आप बहुत अच्छे से, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो O हमें पता है, O की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, 2- होती है। तो जो O होता है वो आपस में एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो O2 की हमने ये संरचना बना ली। ठीक है, तो देखो इधर अब समझने वाली बात है, देखना। तो देखो इन दो के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, पाई। इन दो के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, पाई। तो इसके मध्य कौन सा बॉन्ड हो गया, पाई हो गया। कोई दिक्कत है, इन दोनों के मध्य क्या होगा, देखो हम नीचे से काउंट करेंगे, ऐसे हम चलेंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों के मध्य कौन सा बॉन्ड हो गया, कौन सा बॉन्ड हो गया, पाई हो गया। अब ये यहां से, अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एक ही बॉन्ड है। देखो देखो इसके ऊपर कौन सा ये बॉन्ड है, मतलब इसके मध्य क्या आ गया, पाई आ गया। अब देखो फिर से समझो एक बार, जैसे मान के चलो मैंने ये दो बॉन्ड लिख दिए। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ये वाला बॉन्ड है, मतलब इसके मध्य क्या है, पाई है। अब बोलो इसके ऊपर कोई बॉन्ड है क्या, नहीं। अब ये तो क्या बचा, अकेला ही बचा। तो इसके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब इसके मध्य कौन सा बंद होगा, सिग्मा बंद हो गया। ठीक है, इन दोनों के मध्य पाई हो गया, लेकिन केवल इसके मध्य
कौन सा हो गया, सिग्मा हो गया। कौन सा हो गया, सिग्मा हो गया, है ना। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य पाई और इसके मध्य सिग्मा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको और भी चीजें समझा रहा हूं, समझ में आएगा, ठीक है। तो एक सिग्मा और एक पाई, है ना। O2 में एक सिग्मा है और एक पाई है ना। अब और समझो, देखो इधर तीसरा, जैसे मान के चलो ये N2 है, N2 में कौन कितने सिग्मा कितने पाई, इस चीज को आप समझना आप, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। n की संयोजकता कितनी होती है, 3 माइनस। तो देखो n को हम कैसा लिख सकते हैं, 1 2 3 ऐसा हम लिख सकते हैं, n ट्रिपल बॉन्ड n। कोई दिक्कत है, ठीक है। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो समझना, इसके ऊपर एक बॉन्ड है, मतलब इसके मध्य कौन सा है, पाई। इसके ऊपर एक बॉन्ड है, मतलब इसके मध्य भी क्या है, पाई है। क्या इसके ऊपर कोई बॉन्ड है, नहीं। अब तो ये कौन अकेला ही बचा। अब अकेले के मध्य कौन सा, सिग्मा। तो यहाँ पर ये सिग्मा, तो इसमें 2 पाई और 1 सिग्मा। समझ में आपको आया। तो ऐसे हम काउंट करते हैं। चलो और भी हम बताते हैं, जैसे मान के चलो हम CH4 में आपको बता रहा है कि जो CH4 है इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, है ना। तो समझो, सबसे पहले जो CH4 है उसकी संरचना बना लो। तो देखो CH4 में C की संयोजकता कितनी होती है, 4, और H की कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो C की संरचना बना रहा है, 1 2 3, कितने H है, 4, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। तो इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा और इसमें एक सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 4 सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक। आगे हम देखते हैं, और हमारा अगला यौगिक है C2H6। इस C2H6 में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, वो चीज हमें पता करना है। तो आइए हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसकी संरचना बनाएंगे, ठीक है। तो C कितने हैं, 2 हैं, तो C सिंगल बॉन्ड C कर दिया हमने। H कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम जोड़ दिए, ठीक है। ये हमने सभी H को आपस में देख जोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं कि सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सा बंद होता है, सिग्मा, ठीक है। तो ये सिग्मा एक ये, ठीक है। ये सब जगह कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड हुए, ठीक है। चलो और देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया C2H4, तो इसको आप समझिए, ठीक है। कैसे, देखो C सिंगल बॉन्ड C। अब हमारे पास H कितने हैं, केवल 4 हैं, ठीक है। तो 1 2 1 2, है ना। ऐसे जोड़ दीजिए आप, 2 यहां जोड़ दो, 2 यहां जोड़ दो, ठीक है। एक H, ठीक है। अब हमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, लेकिन यहाँ तो 3 ही हो रही है। देखो 1 2 3 4 नहीं हो रही ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब H 4 है ना, सबकी, इस कार्बन की भी 4, इस कार्बन की भी 4, H की 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके काउंट करो, देखो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा और ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा। लेकिन अब ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो नीचे से काउंट करो, तो देखो इसके ऊपर एक बॉन्ड है, मतलब इसमें कौन सा होगा, पाई होगा। इसके ऊपर कोई बॉन्ड है नहीं, मतलब ये अकेला है, तो इसमें कौन सा होगा, सिग्मा। तो देखो सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे सिग्मा हो गए और पाई कितना है, 1, तो ये हमारा पाई हो गया, ठीक है। 1 पाई और 5 सिग्मा, ठीक है। और हम दिखाते हैं, जैसे हमने लिख दिया C2H2, है ना। तो देखो C कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, तो एक C ये और एक C ये लिख लिया। H कितने हैं, 2, तो एक H हमने ये लिख दिया और एक H हमने ये लिख दिया। अब देखो C की वैलेंसी क्या 4 है, C की वैलेंसी 4 होती है, क्या 4 है, नहीं है। देखो C की वैलेंसी 4 होती है, तो अभी कितनी है, केवल 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, हमें कितनी करनी है, 4। तो क्या डबल बॉन्ड लगाने से 4 ये हो जाएगी, नहीं होगी। क्या, तो क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इनके मध्य कौन सा बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ट्रिपल। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, H की 1 होती है तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बॉन्ड निकालो, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ काउंट करो, इसके ऊपर बॉन्ड है तो मतलब पाई, इसके ऊपर बॉन्ड है मतलब पाई, इसके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब ये अकेला है, तो मतलब ये क्या हो गया, सिग्मा हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्मा, 1 2 3, 3
सिग्मा, पाई कितने, 1 2, 2 पाई। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें दोस्तों समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा, है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।